Guest, Dr. Aishwarya Prasad ma'am and our faculty members and my dear friends. Today we have gathered here to spread awareness about importance of mental health, to encourage open conversation and to remind everyone that seeking help is a sign of strength, not weakness. Without further delay, let us begin today's program. I hope this session will be informative, inspiring, and beneficial for all. So let's start our today program. Thank you so much. Mental health is just as important as physical health. It influences how we think, feel, and act in our daily lives. Though today's program we aim to create awareness, reduce stigma, and encourage compassion, understanding, and support of feeling everyone facing mental health challenges. Thank you so much. First of all, good morning everyone. Thank you for having me here. It's an honor कि आप लोगों से I can discuss about mental health, increase the awareness. मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट हूँ. इन लोगों ने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. मैं अभी सियाटल में प्रैक्टिस करती हूँ. थ्रू आउट माई करियर काफ़ी अलग अलग सेटिंग्स में काम किया है. मैंने अपना मेडिसिन ट्रेनिंग यहाँ बॉम्बे से किया था. फिर मैं सियाटल चली गई थी. वहाँ पे मैंने अपनी साइकाइट्री की ट्रेनिंग की. पहले इनफैक्ट साइकाइट्री की ट्रेनिंग मैंने बॉस्टन में की. मैं बॉस्टन में काम करती थी. वहाँ पर FQHCs वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ काम किया कई साल. उसके बाद फिर मैंने ईटिंग डिसऑर्डर्स में काम किया. इन पेशेंट पे आउट पेशेंट, वहाँ पे पार्शल हॉस्पिटलाइजेशन होता है अलग अलग लेवल्स पे. और उसके बाद फिर मैं क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही थी. जितने न्यू मेडिसिन आते हैं साइकाइट्री में उनका जब रिसर्च होता है फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल्स होते हैं जिसमें हम न्यू मेडिसिन को बिफोर दे गेट अप्रूव्ड, वो लॉन्च होते उससे पहले जो ट्रायल्स होते वो वाले मैं कर रही थी कुछ साल तक. और अब मैं वापस आउट पेशेंट जब मुझे बोला गया कि मुझे टॉक देना है फॉर यू गाइज हू आर फ्यूचर टीचर्स, फ्यूचर नर्सेज, आई वाज थिंकिंग कि सबसे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है. आप लोग जहाँ काम करेंगे आप लोग बहुत लोगों से इंटरेक्ट करेंगे एंड it might be the first place. You guys might be the first people who will interact with somebody जिसको कोई mental illness है या फिर वो लोग struggle कर रहे हैं. And कभी कभी mental illness इतना nuanced होता है कि उसको recognize करने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है. अगर आप recognize ही नहीं कर पाएंगे कि ये disorder है या नहीं है तो हम उसका treatment कैसे करेंगे. Treatment बहुत available है but वो जो recognition है that's where nurses, teachers, general citizens का वहाँ पे importance आता है. क्योंकि जब आप अपने patients को देख रहे हैं आप recognize करेंगे तब आप उनको बता सकते हैं. आप students को देख रहे हैं स्कूल में, students struggle कर रहे हैं, as a teacher आप recognize करेंगे फिर उसको कैसे address करना है, किसको refer करना है, किसको और हेल्प की ज़रूरत है वो सब डिसाइड करें. कैसे आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है और उसको हम कैसे उसे आगे रेफर करें. ये आज की हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं ये. तो मेंटल हेल्थ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. और मैंने कई बार पहले भी ये स्पीच किया है, कई बार मैं ये एम्फसाइज करती हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत कॉमन है. 8 में से 1 इंसान किसी ना किसी मेंटल इलनेस से कर रहा है. ये जो मैंने साइड में लगाया है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है उसमें 1 in 20 पीपल हैव क्लिनिकल सिम्टम्स. तो जो क्लिनिकल लेवल पर है जिनको ट्रीटमेंट चाहिए इंडिया में 20 में से 1 इंसान को चाहिए. लेकिन जो सिम्टम्स का जो स्पेक्ट्रम रहता है उससे कई ज़्यादा है. तो कम से कम 5 या 8 में से 1 इंसान ऐसा है जो वो स्ट्रगल शुरू कर रहा है. और मेंटल इलनेस के लिए हम जितनी जल्दी इंटरवीन करें उतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है. उतना छोटा ट्रीटमेंट होता है और उतना सक्सेस 0.3 साइकाइट्रिस्ट पर 1 लाख पीपल. तो मतलब आपके शायद 4 या 5 लाख में एक साइकाइट्रिस्ट है. तो ये बस हम साइकाइट्रिस्ट पे नहीं छोड़ सकते हैं कि वो मेंटल इलनेस को रिकॉग्नाइज करे और ढूंढे.
उनका काम अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लोग उनको कर सकते हैं, आप उस लेवल का असेसमेंट कर सकते हैं कि इस इंसान को अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसको या थेरेपी की ज़रूरत है या दवा लेने की ज़रूरत है, वर्सेस कि ठीक है ये मेंटल इलनेस नहीं है। और उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन किस किस पॉइंट पे वो एक इलनेस या फिर डिसऑर्डर बन जाता है। ये मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम जल्दी पकड़ेंगे तो फिर रिकवरी बेटर है, ट्रीटमेंट बेटर है, इट्स मच शॉर्टर। जब लेट हो जाता है, जब वो इलनेस इतना सिवियर है, तब अगर इन पेशेंट की ज़रूरत पड़ी है या कुछ, तो वो ट्रीटमेंट उतना ही लंबा भी होता है और टाइम भी उतना लगाएगा, दवा भी उतनी लगेंगे, हेल्प भी उतना लगेगा। आप लोगों का काम ट्रीट करना नहीं है, आपका काम है रिकॉग्नाइज करना। जब आप लोगों से मिल रहे हैं, फर्स्ट जॉब इज टू रिकॉग्नाइज, सेकेंड इज टू असेस, देन टू सपोर्ट, वैलिडेट करना। आप किसी इंसान को जो एंड ऑफन विद माइनर मेंटल इलनेस, किसी को अगर कुछ माइल्डर एंजाइटी या माइल्डर डिप्रेशन रहता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर दैट पर्सन टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस कि दिस इज एन इशू। लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे लिए डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, ठीक हो जाएगा, बट जिस लेवल पर कोई डिसऑर्डर हो रहा है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको वैलिडेट करें। आप जब उस इंसान से मिले, कोई जजमेंट नहीं, मतलब ये कोई अच्छा या बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन उसको पहचानना और समझाना कि ये जो चीज़ है ये ट्रीटेबल है, जितनी जल्दी हम इसको ट्रीट करें उतनी जल्दी ये ठीक होगा, वो करना। और फिर जब लगे कि ये सिवियर है, इसको और ज़रूरत है, तब उसको रेफर करना कि एट दिस पॉइंट आपको थोड़ी हायर लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए। मे बी आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो फिर वो लास्ट स्टेप होता है। बट आप लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, असेस, सपोर्ट एंड रेफर। मैंने अभी कई बार बोला कि स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन किस पॉइंट पे वो मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है। अब किसी के साथ हम एग्जाम में फेल हुए, कुछ ठीक से नहीं हुआ, तो दुख सबको होता है, दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। इमोशंस सबको होते हैं कि हम कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी घबराए हैं, कभी गुस्सा है, ये सब नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं। किस पॉइंट पर ये जो इमोशंस हैं वो एक डिसऑर्डर बन जाते हैं, जब वो सेल्फ लिमिटेड रहते हैं कि ठीक है आज हम दुखी हैं, कल कुछ अच्छा हुआ, हम खुश हो गए, वो खत्म हो गया हमारा दुख, या 3-4 दिन भी चला बट वो खुद से ठीक हो गया। टाइम के साथ, टाइम हील्स एवरीथिंग। कोई अगर बहुत बड़ा लॉस है तो मे बी देयर इज अ लिटिल बिट, बट वो जो आपके कोपिंग स्ट्रैटेजीज है वो टाइम के साथ डेवलप हो जाएंगे एंड यू मूव ऑन विथ योर लाइफ। जब वो सेल्फ लिमिटेड नहीं है, जब वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप काम नहीं कर पा रहे, आप स्कूल नहीं जा पा रहे, आप खा नहीं पा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, जब ये फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है आपके, एट दैट पॉइंट ये इतना सिवियर है कि यू नीड टू एड्रेस इट एज एन इलनेस। यूज़ करते हैं साइकाइट्रिक डायग्नोसिस के लिए, ये जो DSM-5 जो भी वर्जन हम यूज़ करते हैं, उसमें भी जो डिस्क्रिप्शन है हर इलनेस का, साइकाइट्री में और किसी भी मेडिकल फील्ड में जाए तो देयर इज अ ब्लड टेस्ट या कोई लैब रिपोर्ट, हमने एक्सरे कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया और हमने डायग्नोस कर लिया। साइकाइट्री में हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास बस हमारा हिस्ट्री, जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम असेस करते हैं, इंसान से पूछेंगे, उसके साथ जो लोग रहते हैं उनसे पूछेंगे, उस पर हमारा डायग्नोसिस होता है। और DSM-5 भी हमें कहता है कि जब हम देखते हैं तो हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। नंबर 1 हम सिम्टम्स देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला डिप्रेशन के लिए कि ठीक है, there's some sadness, गिल्ट है, लो इंटरेस्ट, लो मोटिवेशन, अफेक्टिंग योर स्लीप, अफेक्टिंग योर एपेटाइट, ये सारी जो सिम्टम्स हैं। प्लस उसका सेकंड क्राइटेरिया है कि वो सिवियर, हम सिवियरिटी देखते हैं, वो इतना सिवियर है कि इट इज़ अफेक्टिंग योर relationships, it's affecting your work, your school life, हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। 3 is duration, ये सारी सिम्टम्स हैं, लेकिन आज सुबह से है तो हम उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 2 हफ्ते से है,
जैसे PTSD वगैरह के लिए 1 महीने का चाहिए, एंग्जाइटी के लिए हम 2 महीने का ड्यूरेशन लिखते हैं, हर का ड्यूरेशन अलग है, तो वो ड्यूरेशन होना चाहिए। और चौथा, कई बार कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं जो ये सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। तो हम जब साइकाइट्री में जब डायग्नोसिस करते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी डू इज रूल आउट मेडिकल कंडीशंस। आयरन डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, B12 की डेफिशिएंसी, इन सब से भी आपको यही सिम्टम्स आएंगे। आपको भूख नहीं लगेगी, आप सोगे नहीं, आप थके रहोगे, मूड को इफेक्ट करेगा। अगर थायराइड का कोई डिसफंक्शन है तो वो चौथा क्राइटेरिया है कि हम रूल आउट कर रहे हैं कि आपको और कोई मेडिकल इलनेस नहीं है और कोई साइकाइट्रिक इलनेस नहीं है। दैट्स हाउ वी डायग्नोस। ये एक पहला केस हम डिस्कस करेंगे। मानस है, 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट, पहले काफ़ी अच्छा कर रहा था एकेडमिकली, काफ़ी दोस्तों के साथ घूमता था, फिरता था, लोगों से बात करता था। लेकिन पिछले 1 महीने से उसके टीचर ने और उसके फ्रेंड्स ने नोटिस किया है कि वो क्लास में ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, चुप रह रहा है, अपने होमवर्क्स मिस कर रहा है, असाइनमेंट मिस कर रहा है। उसके दोस्त बोल रहे हैं कि ये पहले बास्केटबॉल खेला करता था, रोज आता था, अब वो आता नहीं है। उसे हम बुलाते तो बोलता है कि नहीं, हम मुझे अकेले ही रहना है। एक दिन वो अपने किसी दोस्त को बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मेरा फैमिली विल बी बेटर ऑफ, कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे फैमिली के लिए बेटर है। अब इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? किसी को कुछ बोलना है ये नॉर्मल लग रहा है? 1 महीने से ऐसा हो रहा है, क्या लगता है आपको कि नॉर्मल है? आउटगोइंग था, जैसे मेजर शिफ्ट पर्सनालिटी में आप देख रहे हैं कि पहले खेला करता था, काम सही करता था, पढ़ाई अच्छी कर रहा था, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो उसके पास न मोटिवेशन है न एनर्जी है। इसमें डिस्क्राइब नहीं किया, पर जब हम असेस करेंगे तो हम फिजियोलॉजिकल भी देखेंगे कि उसका सोना कैसा है, उसका खाना कैसा है। बट जस्ट बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स, जब सेफ्टी कंसर्न आ रहा है, अगर वो कह रहा है कि होपलेसनेस, ये कभी ठीक नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ठीक होंगी, देन इट्स मीटिंग क्राइटेरिया फॉर डिप्रेशन। यहाँ पर बस मैंने एक LA के आउटपेशेंट से स्लाइड उठाया है फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन। डायग्नोसिस जब हम करते हैं तब हम 5 चीज़ें देखते हैं कि वो है, और जो मैंने पहले डिस्कस किया। बट अगेन, आपके लिए बस रिकॉग्नाइज करना कि कोई अगर 1 महीने से इतना अलग लग रहा है तो क्या हो रहा है, एंड उसको आगे हेल्प की ज़रूरत है। दूसरा केस है जेम्स, हमारा 21 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। ये भी काफ़ी अच्छे, पहले काफ़ी अच्छा करता था एकेडमिकली। अब पिछले 1 हफ्ते से उसके फ्रेंड्स ने देखा है कि ये तो बहुत कम सो रहा है, 2 या 3 घंटे सो रहा है, और बोल रहा है कि मैं इतना खुश हूँ, आई एम बेटर देन एवर, आई एम फीलिंग सो ग्रेट। 2-3 घंटे सोकर भी उसको थकावट नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो पहले से बहुत तेज बात कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो उनको इंटरप्ट करके ये आगे से बोलते जा रहा है। अपने दोस्तों से बात कर रहा है कि मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, 10 आइडियाज दे रहा है। उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करने में, और उसके पास इतने पैसे है भी नहीं, पर साथ में उसने 5-6 बिजनेस शुरू कर दिए, जितना उसका सेविंग्स है वो सब यूज़ कर कर, और कुछ अपनी दोस्तों से बातें कर रहा है, मैंने ये इन्वेंशन किया है जो कि दुनिया बदल देगा, उस पर मैं पैसे डालूंगा। कोई अगर उससे पूछने लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारी तरह नहीं है, तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि तुमको बस जेलसी हो रहा है, क्योंकि मैं इतना महान बन रहा हूँ, मैं इतना महान काम करने वाला हूँ, तुमको जेलसी हो रहा है। अब इस पर आपको क्या लगता है, ये नॉर्मल लग रहा है या यहाँ पे कुछ चल रहा है? ये जो मैंने डिस्क्राइब किया, ये एक मैनिक एपिसोड है। जब बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, विच इज अनदर वेरी कॉमन इलनेस। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, इसका जनरली जो ये फर्स्ट मैनिक एपिसोड होता है, ये इसी एज में होता है, जो 18-19 साल से लेकर 24-25 साल तक लड़कों में। लड़कियों में थोड़ा लेट से अराउंड 26 से 30 साल के बीच में होता है। पर मैनिक एपिसोड में इंसान को लगता है कि दे आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये बिल्कुल डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है, हर चीज़ करना है, या तो वो बहुत खुश रहते हैं या बहुत इरिटेबल रहते हैं। और अगेन इसका सिवियरिटी रहता है। जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है उसमें उतनी
उतना सिवियर नहीं होता है, तो थोड़ा सा उस लेवल तक होएगा, बट उसको हम हाइपोमैनिक कहते हैं। वो मैनिक नहीं हुआ, हाइपोमैनिक हुआ, एंड कुछ लोग उसमें काफी अच्छा करते हैं। जब फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड होता है तो जनरली हम बोलते हैं कि या तो इंसान हॉस्पिटल में जाके ठीक होता है या जेल जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें ही इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल, ही और शी। तो इसको अगेन रिकॉग्नाइज करना, जब आप देख रहे हैं कि देयर इज अ सडन चेंज, देन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, एंड देन अगेन आपको पूरा डायग्नोसिस नहीं करना, दिस कैन बी बाइपोलर और या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट टू किसको पता, मे बी उसने कोई इन्वेंशन बनाया ही होगा, हो सकता है कि वो उसकी जिंदगी बदल रही है। पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी, इंसान सो नहीं रहा है, ये सुबह काम कर रहा है, रात को काम कर रहा है, इसके पास फिर भी इतना एनर्जी है, देन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट, वैलिडेटिंग दैट, असेसिंग इट एंड रेफरिंग, वहाँ पर फिर आपका काम हो जाता है। बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 दोनों में जब ये मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड रहता है, जनरली ये 1 से 2 हफ्ते लास्ट करेगा, कभी कभी 1 महीने तक लास्ट करेगा। उसके बाद देयर इज अ डिप्रेसिव एपिसोड एंड दैट्स व्हेन इट इज मोर डेंजरस, क्योंकि जो मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड के बाद जो डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा सिवियर होता है। दैट्स व्हेन देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ सेफ्टी। जब किसी का डिप्रेशन इतना बुरा है दैट दे आर टेकिंग स्टेप्स टू हर्ट देमसेल्व्स और एंड देयर लाइव्स, दैट इज अ मेजर, वो एक इमरजेंसी, वो सेफ्टी इमरजेंसी कंसर्न है। अगर आपको कभी लगे कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसका सेफ्टी का इशू है, देन आपको इमीडिएटली यू नीड टू टेक स्टेप्स कि इसको कहाँ हेल्प मिल सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज, ये जितने जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, इन सबका ट्रीटमेंट है, इन सब में आप ट्रीटमेंट लीजिएगा तो आप ठीक हो जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए जो दवा रहते हैं वो एक्चुअली काफ़ी इफेक्टिव है। मोस्ट पीपल हु आर विद बाइपोलर डिसऑर्डर वुड बी स्टेबल ऑन मेडिकेशंस। तीसरा केस है, ये है सरला, ये हमारी 17 साल की हाई स्कूल की स्टूडेंट है, हमेशा से काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है, एथलीट है, सारे कॉम्पिटिशन्स में जाती है, लेकिन पिछले 4 महीने से टीचर ने नोटिस किया है कि ये उतना इंटरैक्ट नहीं कर रही है, अगेन काफ़ी विड्रॉल है, वो लंच नहीं खा रही है अपना, बोल रही है कि नहीं मैंने खा लिया है, लेकिन टीचर को देख के लग रहा है कि ये काफ़ी वेट लूज कर रही है, इसका वेट कम होते जा रहा है। फिर स्कूल के बाद ये काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही है भागने में, इससे कोई पूछे तो बोल रही है कि नहीं मैं काफ़ी मोटी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और वेट लूज करने की ज़रूरत है और भागने की ज़रूरत है। फिजिकल एजुकेशन के क्लास में ये फेल कर रही क्योंकि इतनी कमज़ोरी है, पर जब लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें खाने की ज़रूरत है, कुछ लेने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट गेन करने की ज़रूरत है, तो बोलती है कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे और वेट लूज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या लग रहा है आप लोगों को? ये कोई मेंटल इलनेस है? ये वाला मैंने डाला क्योंकि मैंने ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ बहुत काम किया है, और ईटिंग डिसऑर्डर्स फीमेल्स में काफ़ी लेट डायग्नोस होता है। होता क्या है कि जब लोग वेट लूज करना स्टार्ट करते हैं, ये जो एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं, और कई तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, पर एनोरेक्सिया में क्या होता है कि लोग बहुत कम खाते हैं, उनका वेट काफ़ी कम हो जाता है। एक लेवल पे जब आपका वेट इतना कम हो जाता है, जो आपके डेफिशिएंसीज विटामिन्स में, न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, उसके चलते देयर इज अ डिस्टॉर्शन। जब आप खुद को देखिएगा मिरर में तो जो बाकी लोग देख रहे हैं आपको वो नहीं दिखेगा, आपको उसको अपना एक सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन होता है जिसमें आपको लगते रहेगा कि ओ मैं अभी भी मोटी हूँ, तो फिर वो एक साइकिल हो जाता है विशियस। आप वेट लूज करते रहते हैं, यू गेट सिकर एंड सिकर, और बट यू नॉट एबल टू सी दैट। इसीलिए कई बार ईटिंग डिसऑर्डर्स में इट्स अदर पीपल हु रिकॉग्नाइज दैट, फैमिली रिकॉग्नाइज करती है, एज नर्सेज एंड टीचर्स आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स कई बार नहीं रिकॉग्नाइज करते। बट अगेन जब इस तरह से वेट लॉस हो रहा है तो इट्स अफेक्टिंग द केमिकल्स इन योर ब्रेन, वो इंसान ठीक से सोच नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पे एजुकेटर्स का, नर्सेस का वहाँ पे रोल होता है इसको समझना और इसको कैसे अप्रोच किया जाए। जब भी मैं बोलती हूँ कि कई बार मेंटल इलनेस में, जिसको मेंटल इलनेस है, दे आर द लास्ट पीपल टू
एक्नॉलेज, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि नहीं, आई कैन गेट थ्रू दिस, कि मैं कोप कर लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा। एज नर्सेज एजुकेटर्स जब आप बात करें तो वो कंपैशन के साथ, उस वैलिडेशन के साथ, जब आप उस इंसान से बात कर रहे हैं तो समझ के कि ये इंसान पहले से इतना स्ट्रगल कर रहा है, फाइटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स, वो खुद ही के अपने ब्रेन से ही फाइट कर रहे हैं, तो उसको समझाना बिना जजमेंट के कि ये नहीं कि तुम ये गलत कर रहे हो या फिर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो, उस तरह से नहीं, पर समझाना कि इस समय तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे ही अगेंस्ट काम कर रहा है, कि ये जो ब्रेन है ये तुमको कुछ और कह रहा है जो सच नहीं है। डिप्रेशन में आपका ब्रेन आपको कह रहा है कि जिंदगी कभी ठीक नहीं होने वाली, आगे चल के कुछ ठीक नहीं होने वाला, वो सच नहीं है, चीज़ें बदलती हैं, एवरीथिंग टाइम, एवरीथिंग मूव्स ऑन, और वो आगे जाएगा। तो उस कंपैशन के साथ उसको वैलिडेट करना, समझाना, क्योंकि जब तक जिसको मेंटल इलनेस है जब तक वो नहीं अग्री करेंगे आप उनको ट्रीटमेंट में फोर्स भी नहीं कर सकते, राइट? लाइक अंडर सिवियर है ना, तो कोई अगर सुसाइडल है तो फिर ठीक है, फिर हम इन पेशेंट क्या कुछ करते हैं कि हम वहाँ पे जल्दी उसको इंटरवीन करें, पर इफ यू कैच इट अर्ली, पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वैलिडेट एंड assess and teach this person about what the illness is. और एक दो तरह की ईटिंग डिसऑर्डर्स, एक बुलिमिया होती है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर उनको गिल्ट फीलिंग होती है, वो खाने के तुरंत बाद फिर वो उल्टी करते हैं। उसके अलग रिस्क होते हैं। जब भी आप इतनी बार उल्टी करते हैं तो आपका पेट का जो पीएच और केमिकल इम्बैलेंस है उसके चलते देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क्स इंक्लूडिंग ब्लीडिंग। तो आपका जीआई ब्लीड कैन कॉज लाइक सिवियर इफेक्ट्स related to that. There's an electrolyte imbalance जिसके चलते personality changes, irritability, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम बुलिमिया कहते हैं। एंड अगेन इसमें भी लोगों का वेट काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि जो खाना खा रहे हैं वो जा नहीं रहा है। एक तीसरे टाइप की होती है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये ऑपोजिट है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, 1 या 2 घंटे में बैठकर वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। जब उनको डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही है तो उनको लगता है कि हम बस बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और फिर जनरली बाद में उनको गिल्ट फीलिंग्स होती है। बुलिमिया में हम पर्जिंग बिहेवियर कहते हैं, या तो वो लोग उल्टी कर रहे हैं या फिर 4 घंटे दौड़ रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं वो है कि कैलोरी को हम कैसे बर्न करें या हम उसको अफेक्ट नहीं करने दें बॉडी में। बिंज ईटिंग में पर्जिंग बिहेवियर्स नहीं होती है, बस लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो जनरली इन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके फिर अलग रिस्क होते हैं। पर ये भी रिकॉग्नाइज करना, लोग कई बार रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि दिस इज अ इलनेस। ये जो बिंज ईटिंग है इट्स एन इलनेस विथ अ ट्रीटमेंट। हमारे लिए इसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी है, थेरेपी एक है। हम अलग कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं कि आपको जब एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है तो हम कैसे बिंज ईटिंग नहीं करकर उससे और कैसे डील करें, सम हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स। बट अदर देन दैट इफ इट्स सिवियर तो हमारे पास मेडिसिन भी है। देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड Vyvanse व्हिच इज अप्रूव्ड फॉर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। एक और केस है मेरे पास, आई थिंक ये हमारा आखिरी केस है, पर ये अजय है। ये हमारा 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट है, घर से अभी अभी आया है, हॉस्टल में रह रहा है। फर्स्ट ईयर में काफ़ी फ्रेंडली, सबके साथ मिलता जुलता था, एकेडमिकली ही वाज डूइंग ग्रेट। लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रोफेसर्स ने नोटिस किया है कि ये क्लास में कई बार लेट आता है, कई बार मिस करता है, आता है तो टायर्ड लगता है और कई बार सुबह उसमें से ना अल्कोहल की स्मेल भी आती है। उसके दोस्तों ने बोला कि ये तो अब हर शाम को बहुत ज़्यादा पी रहा है, कभी कभी वीकेंड्स पर ये पूरे आधे दिन बैठकर बस रूम में बैठ के शराब पी रहा है। कई अपने होमवर्क मिस किया है इसके चलते, 1-2 लड़ाई में भी घुस चुका है, सिक्योरिटी के साथ कुछ इसकी प्रॉब्लम्स हो गए हैं। जब अजय से पूछा गया कि अजय तुम क्या ज़्यादा पी रहे हो, अजय बोलता है कि मैं तो कॉलेज में हूँ, जब मुझे मन करेगा मैं रोक सकता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कॉलेज में सब पीते हैं और मुझे अभी बंद करने का मन नहीं है। वो बोलता है कि हाँ मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा कट करने का, बट अभी कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है। एंड देन ही ऑल्सो सेज कि पहले उसे 2 या 3
ड्रिंक्स में चढ़ जाती थी, आजकल 8 या 9 ड्रिंक्स लगते हैं, वो सेम इफेक्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है अल्कोहल का। यहाँ पे अजय हैज़ अ प्रॉब्लम, इसको हम अल्कोहल यूज डिसऑर्डर कहते हैं। एंड अगेन कई बार पेशेंट्स आर द लास्ट पीपल टू रेकग्नाइज। हम स्क्रीनिंग के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको केज क्वेश्चनर कहते हैं, CAG, ये यूज करते हैं। अगर ये 4 सिम्टम्स हैं कि अगर कभी ना कभी आपने सोचा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया ड्रिंकिंग, आई नीड टू कट डाउन, तो पहला C स्टैंड्स फॉर कट डाउन। A इज जस्ट एंगर एंड अनॉयंस, जब लोग आपको कुछ कहते हैं आपके ड्रिंकिंग के बारे में, आपको गुस्सा आता है या आपको गुस्सा आता है कि इतना ज़्यादा तो नहीं है, लोग क्यों बोल रहे हैं, दैट इज एंगर। तो अगर आपने सोचा है कि थोड़ा ज़्यादा है, अगर लोगों ने कहा है और आपको बुरा लगा है, देन दिस इज कट डाउन एंड एंगर, आप 2 क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। G इज गिल्ट, जब आप अकेले में कभी सोचते हैं तो आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ रिग्रेट, लगता है कि पहले तो कम में हो जाता था, मुझे ज़्यादा पीना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ा है, तो वो गिल्ट है। और एक चौथा जिसको हम आई ओपनर कहते हैं, अगर आपको सुबह उठ के शराब की ज़रूरत है, अगर कोई कह रहा है कि हाँ सुबह उठ के मतलब मैं ठीक से काम नहीं कर पाता हूँ जब तक आई डोंट टेक अ ड्रिंक, and at that point it's confirmed that it is meeting criteria. Generally on criteria के लिए we use numbers. You know, for men it is more than 14 standard drinks a week. Women के लिए more than 7 standard drinks a week. अगर वो criteria, standard drink is 30 ml, तो 30 ml का एक जो drink है, अगर वो आप 60 ड्रिंक से ज़्यादा हफ्ते में पी रहे हैं या 14 से ज़्यादा, then it's meeting criteria for alcohol use disorder. एक अलग टाइप की यूज डिसऑर्डर होती है जिसको हम बिंज ड्रिंकिंग डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें आप हर दिन नहीं पिएंगे, लेकिन आप जब भी पिएंगे आप 8 या 10 ड्रिंक से ज़्यादा पिएंगे। तो अगर आप ऐसा हफ्ते में 1 या 2 बार कर रहे हैं, देन यू स्टिल मीट क्राइटेरिया। अगेन सब्सटेंस यूज, ये मैंने अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, पर और चीज़ों के साथ हो सकता है, वीड के साथ होता है, कोकेन है, हेरोइन है, ओपियोइड्स है, हर तरह की जो ड्रग्स मिल रही है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाकी सारे जो सब्सटेंसेस है, अल्कोहल के लिए ये केज क्वेश्चनर है और थोड़ा सा लिमिट्स ऊपर है, बाकी सबके हर सब्सटेंस के लिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, अगर आपने कुछ असाइनमेंट्स छोड़े, अब आपने कुछ काम छोड़ा, आप काम पर लेट से गए क्योंकि आप उस समय सब्सटेंस यूज कर रहे थे या फिर उससे उसका इफेक्ट हो रहा था, at that point it meets criteria for substance use disorder. आगे चलकर ये मेरे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। अजय को अपेंडिक्स का सर्जरी, नॉर्मल रूटीन सर्जरी, वो गया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका रूटीन सर्जरी हुआ, सर्जरी ठीक हुआ। अजय अब 1.5 दिन के लिए हॉस्पिटल में है। एज नर्सेज आप अजय को असेस करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उसको एडमिशन से 18 घंटे हो चुके हैं, अब वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लग रहा है, एंशियस लग रहा है, रूम में इधर से उधर घूम रहा है, उसके हाथ में डज माइल्ड ट्रेमर्स। आप उसका वाइटल्स लेते हैं, उसका हार्ट रेट है 180, ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई 158/96, और ज़्यादा इरिटेबल होने तक जा रहा है। और एट सम पॉइंट इस बात से कि मुझे ये शैडोज दिख रहे हैं, मुझे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कमरे में जो यहाँ है नहीं, या फिर मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है जो यहाँ है नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? मैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स की तरफ देख रही हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे कई बार, और आप लोग ये होंगे जो पहले हॉस्पिटल में रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पे अजय के साथ अल्कोहल विड्रॉल हो रहा है। जो इंसान रेगुलरली अल्कोहल पीता है, अबाउट 18 to 20 आवर्स लेटर सिंस द लास्ट ड्रिंक, उनको विड्रॉल सिम्टम्स होने लग जाते हैं। नाउ विड्रॉल सिम्टम्स अल्कोहल के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे इंसान मर सकता है। इसीलिए जब हम कभी भी अल्कोहल रेकमेंड नहीं करते कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसको कट डाउन किया जाता है, उसको धीरे धीरे कम किया जाता है, क्योंकि अगर आपका बॉडी सडनली विड्रॉ करेगा अल्कोहल से, तो ये जो सिम्टम्स मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सीजर्स एंड डेथ। जो पहला 3 से 4 दिन होता है व्हेन यू स्टॉप अल्कोहल, उस समय रिस्क सबसे ज़्यादा है। तभी अगर
आप अल्कोहल के लिए, इफ यू सस्पेक्ट समबडी इज यूजिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल, हम जनरली कहते हैं कि उनको किसी रिहैब सेंटर में इन पेशेंट, इफ यू वांट टू डू इट क्विक, आप एक हफ्ते में चाहते हैं, वो शुरू का एक हफ्ता इज व्हेन फिजियोलॉजिकली सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो उस समय उनको हम या तो एडमिट करवा लेते हैं, या फिर अगर कोई घर पे कर रहा है तो धीरे धीरे आउट पेशेंट भी होता है, पर हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। जो दवा सेम रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, अल्कोहल के रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम स्लोली उसको कट डाउन करते हैं। और कट करने के लिए काफ़ी जल्दी, हम 3 दिन के अंदर कट डाउन कर उनको कर सकते हैं, बट वो सडन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसलिए अगेन विद अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको अगर वो स्टॉप कर रहे हैं तो फिर इट हैज़ टू बी इन अ सपोर्टेड एनवायरनमेंट जहाँ पर लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं कि उनको कोई विथड्रॉल सिम्पटम्स नहीं हो रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में जो रिकवरी होता है इट इज़ मोर प्रोलॉन्ग। बस ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने कोई दवा दिया, आपने आज से बंद कर दिया, इतना ईजी नहीं होता है सब्सटेंस यूज के लिए। जनरली जब लोग एडिक्शन होता भी है तो देयर इज समथिंग अंडरलाइन। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बुरा है इसलिए इसको एडिक्शन हो गया। एडिक्शन इसलिए होता है क्योंकि देयर इज सम लैक इन कोपिंग स्ट्रैटेजीज। जब और ये जनरली जिसके पास दिस ट्रॉमा का जो हिस्ट्री रहता है, इसलिए हम सब्सटेंस यूज को कई बार हम ट्रॉमा के रूप में देखते हैं कि जिसका पहले का ट्रॉमा का हिस्ट्री है उसका कोपिंग स्ट्रैटेजीज वैसे ही डेवलप होता है। उनके लिए स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि जब वो सब्सटेंस यूज करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा 2 मिनट की शांति मिली या 2 मिनट का सुकून मिला, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो जब हम सब्सटेंस यूज की ट्रीटमेंट करते हैं, अ बिग पार्ट ऑफ इट इज सेंटर्ड अराउंड कि अंडरलाइन क्या था, ये इंसान को एडिक्शन हुआ क्यों, एंड जनरली कोई ना कोई रीज़न रहता है। एंग्जाइटी था, डिप्रेशन था, ट्रॉमा का हिस्ट्री था, किस चीज़ को एड्रेस करना है कि रीलैप्स नहीं हो। क्योंकि आप इस इंसान का अल्कोहल या सब्सटेंस बंद करवा देंगे लेकिन और कोई सपोर्ट नहीं है तो उनको अभी भी नहीं मालूम है कि जब वो सिम्टम्स, जब वो स्ट्रगल वापस आएगा उनके दिमाग में, उससे कैसे डील किया जाए। इसलिए वो डेवलप सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना कि हम जो रिकवरी है वो लॉन्ग टर्म फोकस है, कि जैसे जैसे आपके पास वो सिचुएशन वापस आएंगे वो सपोर्ट है टू सी कि ठीक हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। हम कैसे अल्कोहल नहीं चूज करके वी चूज समथिंग एल्स। सो दैट्स अनदर पार्ट वेयर एज फ्यूचर टीचर्स एंड फ्यूचर नर्सेज आपका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है टू सपोर्ट इन दैट रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन। ये सारी मैंने जो कॉमन मेंटल इलनेसेस हैं इनमें से कुछ के बारे में हमने बात की। हमने डिप्रेशन के बारे में, बाइपोलर डिसऑर्डर, ट्रॉमा में PTSD इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगेन जनरली अक्यूट ट्रॉमा, किसी के साथ कोई अक्यूट ट्रॉमा अगर होता है तो 1 महीने तक हम उसको अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल है 1 महीने तक अगर कुछ बड़ा ट्रॉमा हुआ है, आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं और सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं, वो नॉर्मल है। बट जनरली 1 महीने तक इट गेट्स बेटर एंड देन यू शुड स्टार्ट कोपिंग। 1 महीने के बियॉन्ड, मतलब 6 महीने तक अगर ये बढ़ते ही जा रहा है, अगर आपका डर बढ़ रहा है कि व्हाट इफ ये अगर ऐसा फिर से हो जाए, अगली बार होगा तो मैं क्या करूँगा, अब ये मेरे साथ वापस होने वाला है, मैं कोप नहीं कर सकता, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, दैट्स व्हेन यू मीट क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उसको हम अलग तरीके से एड्रेस करेंगे। साइकोसिस मैंने यहाँ लिखा है, ये उतना कॉमन है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट जनरली इट इज़ अ चेंज इन परसेप्शन। जब लोगों को लगने लगे कि वो देख रहे हैं कुछ जब कोई नहीं है, कोई बातें कर रहा है उनसे जब वहाँ कोई नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स ये ना बहुत सिवियर, अगर आपका डिप्रेशन बहुत सिवियर हो गया, एंग्जाइटी बहुत सिवियर हो गया, अल्कोहल विड्रॉल में ये सिम्टम्स आते हैं, और ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह सब में जब सिवियर हो जाता है सिम्टम्स तो यू गेट साइकोसिस। ना जो लॉन्ग टर्म स्किज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है, ये बस साइकोसिस है विदाउट मूड डिसऑर्डर्स, मतलब मूड रिलेटेड नहीं है, प्राइमरी साइकोसिस ही है, ये बाकी सबका सिवेरिटी नहीं है। और ये भी कई बार होता है, बट जनरली साइकोसिस आई फील इंडिया और में पीपल आर क्विकर टू रिकॉग्नाइज। मैं जब यहाँ पे एज अ साइकाइट्रिस्ट काम करती थी मेडिकल स्कूल के टाइम पे, हमारे पास साइकोसिस के पेशेंट्स आते थे क्योंकि वो लोग रिकॉग्नाइज करते थे कि देयर इज एन इलनेस।
विच इज़ वाई मैं ज़्यादा टाइम डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन सब के बारे में स्पेंड करी हूँ, क्योंकि इन लोगों को ये काफ़ी कॉमन है और ये लोग हैं जो जाते नहीं हैं जनरली हेल्प के लिए। थोड़ा सा मैं आगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ADHD और ऑटिज्म के बारे में भी बात करूँगी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स अगेन वेरी वेरी कॉमन, काफ़ी लोगों को होता है, ये अलग अलग टाइप का। जनरलाइज एंग्जाइटी जो है ये है हमारे लोग जो हर चीज़ पे जिनको डर लग रहा है, मतलब हम सुबह उठे तब से लग रहा है कि आज क्या होएगा, हम फ्यूचर के बारे में डर रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है उस बात पे। पर जनरल थोड़ा सा एंग्जाइटी अगेन नॉर्मल है, आपको अगर काम करना है तो थोड़ा एंग्जाइटी चाहिए, क्योंकि एंग्जाइटी नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं होगा। बट अगेन जब वो वाले लेवल पे पहुंच रहे हैं कि आप सो नहीं पा रहे हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं, आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं, देन इट इज मीटिंग क्राइटेरिया फॉर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस फियर, आपको टॉक देना है कहीं पे, लोगों से बातें करनी है, कहीं जाना है जहाँ पे सारे नए लोग रहेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं नए लोगों से नहीं मिल सकता। अगेन स्पेक्ट्रम हल्का सा है तो चलता है, आप फिर भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, थोड़ा डरते हैं, आपको पसंद नहीं है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आपको फुल ब्लोन पैनिक अटैक हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा अगर आपको कोई बोलेगा कि जाके मिलना है इस इंसान से, देन इट्स मोर सीरियस, इट नीड्स सम हेल्प। पैनिक डिसऑर्डर्स में अगेन पैनिक अटैक्स जो होते हैं जनरली हम बोलते हैं कि अनप्रोवोक्ड हो सकते हैं, कि आपको अचानक से आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक से आपको लगेगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपको पसीना आ रहा है और फिर आप डरने लग जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है और फिर वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जो फियर है, एंग्जाइटी है। तो ये पैनिक अटैक्स जनरली 10-15 मिनट लास्ट करते हैं, बट दे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट। फिर आपको पूरे दिन डर लगता है कि वापस कब आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि व्हाट इज ट्रिगरिंग अ पैनिक अटैक, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। OCD या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो इसमें थॉट्स और कंपल्शंस दो कंपोनेंट है, आपके दिमाग में कोई थॉट लगातार आता है। सबसे कॉमन वाला जो है वो जर्म से रिलेटेड है कि मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी, मुझे सफाई रखना है, मुझे हाथ धोने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत करो तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपको दिन में 50 बार हाथ धोना पड़ रहा है, आपका हाथ का स्किन रेड हो गया है, स्किन निकल रहा है, दैट्स व्हेन इट इज मीटिंग क्राइटेरिया फॉर ये जो एक्शन आप कर रहे हैं वो कंपल्शन है। उसके पीछे ऑब्सेसिव थॉट है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, और वो लगातार वो थॉट्स आ रहा है आपके दिमाग में। अब आपके हाथ धोकर अभी बैठे और फिर से वो थॉट्स आने लग गया, और जब तक आप जाके हाथ नहीं धोएंगे वो थॉट्स वापस आ रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। स्पेसिफिक फोबियाज है कुछ अलग अलग चीज़ों से, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को एलिवेटर्स में डर लगता है, थोड़ा बहुत डर अगेन इट्स ऑल नॉर्मल। बट अगेन अगर आपको इतना डर लग रहा है कि आपको एक पैनिक अटैक आ रहा है, किसी को आपको इमरजेंसी रूम ले जाने की जरूरत पड़ी है टू गेट यू चेक आउट कि कुछ फिजियोलॉजिकली आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है उस टाइप से, दैट्स व्हेन इट मीट्स क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक फोबियाज। ये वाला मैंने डाला है ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जब स्टूडेंट्स को देखिएगा एक रूम में, ADHD जो है जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें दिस इज अ डेवलपमेंटल, ये दोनों जो है ये बर्थ से प्रेजेंट रहता है इंसान में। कई बार हम इसको पिकअप बाद में करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जो सिवियर ऑटिज्म रहता है इसमें डीलेड माइलस्टोन्स होएगा, लोग जो बच्चे हैं वो लेट से बोल रहे हैं या लेट से चल रहे हैं या नॉन वर्बल, तो वो पिकअप हो जाता है। लेकिन जो लेस सिवियर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है वो कई बार पिकअप नहीं होता है। तो आपको कोई बच्चा जो अलग लगेगा क्लास में कि ये बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं है, आप बात कर रहे तो वो आपको सीधे आँख से आँख में नहीं देखता है, वो कहीं और देखता है। जो ये ऑटिज्म का एक बड़ा फीचर है कि उनका सोशल इंटरेक्शंस, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो डेवलप करते हैं कि सोशल बिहेवियर क्या होता है, सोशल क्यूज को पिकअप करना, वो डेवलप नहीं करता है। तो वो आपको सोशली वो बच्चे सेम नहीं लगेंगे, पर उन बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वो वाला ब्रेन उनका पिकअप ही नहीं कर रहा है कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे। और
इनफैक्ट ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, 4 लोग साथ में बात कर रहे हैं, तो फिर इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर दीज किड्स। उनके दिमाग में चारों उनको डिस्टर्ब करता है। तो ADHD वाले जो बच्चे हैं, एक उसमें अटेंशन कॉम्पोनेंट रहता है, एक हाइपर एक्टिव कॉम्पोनेंट। जो बच्चा शांत बैठ नहीं सकता है, उसको लगातार यहाँ से वहाँ कूदते रहना है। आप बात करना शुरू करिए, वो आपको कट करेगा, कभी एक चीज़ बोलेगा, कभी दूसरी चीज़ बोलेगा। स्कूल का उसका ग्रेड्स उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो टेस्ट देने बैठ रहा है तो उसका दिमाग नहीं और है। ये सब जो है ये ADHD है। तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना कि देयर मे बी समथिंग अंडरलाइन, कि कहाँ तक। और जनरली हम ADHD के लिए कहते हैं बस स्कूल में अगर ये बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन घर में बिल्कुल ही अलग बच्चा है, बिल्कुल अच्छे से सारे काम कर रहा है, देन इट्स नॉट ADHD। ADHD के लिए हम हमेशा पेरेंट्स और टीचर्स से 2 लोगों से इंटरव्यू लेते हैं कि 2 सेटिंग में होना चाहिए। वो बच्चा हर जगह वैसे ही है, किसी शादी में गया तब भी वो कर रहा है, वो किसी शो देखने गया वहाँ भी वो बैठ कर शांति से नहीं देख पा रहा है। दैट्स व्हाट इट मीट्स क्राइटेरिया फॉर ADHD। और ADHD के लिए भी हमारे पास मेडिसिन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज, थेरेपी जो हम इन बच्चों के लिए कर सकते हैं। मे बी उनको टेस्ट में वो लंबे टेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए आप छोटा बना के दीजिए, या अभी तुम 20 मिनट करो, फिर 10 मिनट कुछ और करो, फिर 20 मिनट करो। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया के बारे में बोलूँगी। पिछले कुछ सालों में जब से सोशल मीडिया इतना कॉमन हो गया है, रील्स वगैरह जो बहुत कॉमन हो गए हैं, हमने यंगर एडल्ट्स लाइक पेशेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 13 to 26, इसमें देयर हैज बीन अ ह्यूज स्पाइक इन मेंटल इलनेस। ये वाला जो एज ग्रुप था करीब 25-30 साल पहले, इट वाज मोर ऑफ जो हम बाइपोलर डिसऑर्डर या साइकोसिस जो सेटिंग ही इस एज ग्रुप में होता है वो देखते थे। बच्चों में हम इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब 13 साल से लेकर 26 साल में एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली पोस्ट कोविड। और जो कोविड के टाइम पे जो बच्चे मोस्टली स्क्रीन पर स्कूल कर रहे थे, जो सोशल इंटरेक्शन जो कम हुआ था और ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंस बढ़ गया था, तो उसमें हम एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना। सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव्स हैं, कनेक्शन के लिए भी ज़रूरी है। अगर इन बच्चों के लिए, अगर आजकल हर बच्चे के पास है फ़ोन, तो अगर रहना है अपने दोस्तों के साथ टच में रहना है तो कनेक्शन के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए। यहाँ पर भी हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बट एजुकेशन के लिए चाहिए, सपोर्ट के लिए चाहिए। पर नेगेटिव्स में क्या होता है कि वही है कि जो बाउंड्रीज है वो अभी तक सोशल मीडिया उतना इवॉल्व नहीं हुआ है जहाँ पर हम सेट कर सके कि कहाँ पर जो पॉजिटिव्स है उसको रखकर हम नेगेटिव्स को डिलीट करें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रील्स देखते हैं, जिस तरह से सारे सोशल मीडिया ने ये रील्स बनाया है, उनका टारगेट उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके ऐसे बनाया है कि आप फ़ोन रख नहीं पाए। जो चीज़ आपका डोपामाइन रिलीज करती है, तो जिस चीज़ को देखकर आपको जो फीलिंग है, कोई अच्छी फील होती है या फिर देयर सम क्यूरियोसिटी और सम इंटरेस्ट, वो फिल्टर करके आपको वैसे ही रील्स दिखाती रहेगी। दैट्स व्हाट लीड्स टू व्हाट वी कॉल डूम स्क्रॉलिंग, कि हम बैठे एक रील देखने पर हम अचानक से रियलाइज कि 1 घंटा हो गया, हम रील पे रील ही देख रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारे छोटे डोजेस में डोपामाइन रिलीज होते रहते हैं ब्रेन में ना। वो उसका जो इफेक्ट होता है जब आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, किसी का लेक्चर सुन रहे हैं या अपने लेक्चर में बैठे हुए हैं, तो वो सेम स्टिमुलेशन नहीं कर रहा। आपके ब्रेन को आदत हो चुकी है कि वो जो मीडिया में जो आता है, जो ज़्यादा एंटरटेन करता है, जो ज़्यादा डोपामाइन प्रोड्यूस करता है, वो चाहिए। तो ऐसी चीज़ें फिर बोरिंग लगने लग जाती है। एंड व्हेन दिस एक्सटेंड्स, इट गोज टू द एक्सटेंट वेयर एवरीथिंग इन लाइफ starts seeming boring, और to some extent वहाँ पे वो डिप्रेशन होने लग जाता है कि किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता है जिंदगी में। और आप जितना उसको स्क्रीन पे आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो उतना ही एज अ विशियस साइकिल वो बढ़ते जाता है। विच इज़ वाई अगेन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, क्योंकि आप उस जगह पे रहेंगे जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे इन चीज़ों के बारे में। आप बोलेंगे कि मत देखो टीवी, स्टूडेंट्स आपसे पूछेंगे क्यों नहीं देखे टीवी, तो आपको भी ज़रूरत है जाने की। इनफैक्ट सोशल मीडिया के सामने लगता है टीवी ठीक ही है, आप टीवी देख लो, क्योंकि वो एक सीरीज दिखाता रहेगा आपको, आपका वो कॉन्स्टेंट डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है।
बट ये रील्स एंड ऑल जो होते हैं उसमें केमिकली इट इज अफेक्टिंग योर ब्रेन, विच इज व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है जो जिनका एंग्जाइटी का प्रोपेंसिटी रहता है उनमें वो एंग्जाइटी बढ़ाता है, या फिर जिनका रील्स अब ऐसे फिल्टर हो चुका है कि मान लो मैंने देखा कि अच्छा एक प्लेन क्रैश हुआ, अब मैं उसको देख रही हूँ तो ये पूरी दुनिया से जितने प्लेन के क्रैश के न्यूज़ आ रहे हैं वो सारा आपको फिल्टर कर कर देने लगेगा। अगर आप रील देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये दुनिया में, हर दिन 50 फ्लाइट क्रैश कर रहे हैं, ये तो उससे वो फिर एंग्जाइटी जनरेट करता है। जो एल्गोरिदम्स जिस तरह से फॉर्म होते हैं सोशल मीडिया में, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट इज टाइम लिमिट करना। आप अपना टाइम लिमिट करिए ऑन सोशल मीडिया। जहाँ मैंने स्टार्ट किया था मैं वापस आ रही हूँ। ये कुछ इलनेसेस है, आई गिव यू सम टाइम, कुछ 10-15 मिनट आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होएगा तो बताने आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पर बेसिकली योर रोल एज फ्यूचर एजुकेटर्स एंड फ्यूचर नर्सेस इज टू recognize these illnesses, assess the severity, ये एक्चुअली इलनेस मीट कर रहा है या फिर दिस इज जस्ट डे टू डे एवरीडे स्ट्रेस, बस वो है। उसको असेस करना, उस इंसान को सपोर्ट करना, वैलिडेट करना, उसको समझाना कि क्या हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट है या नहीं। और अगर किसी को सिवियर सिम्टम्स हैं, उसका जनरली हम बोलते हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कर, अगर इंसान काम नहीं कर पा रहा है, उसका लाइफ इफेक्ट हो रहा है, उसका वर्क स्कूल रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, देन दे नीड टू बी रेफर्ड फॉर हायर लेवल ऑफ केयर। कुछ रिसोर्सेज है मैंने डाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेली मैनस कर हेल्पलाइन स्टार्ट किया है 14416, ये फ्री टेलीफोनिक है। अगर कोई क्राइसिस में है, आपको मालूम नहीं है क्या कहाँ भेजा जाए इस इंसान को, तो आपके नंबर दे सकते हैं। दे हैव ट्रेन्ड पीपल जो हु नो हाउ टू टॉक टू समबडी इन क्राइसिस, तो वो है। रांची में हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री है जहाँ पर हर लेवल का केयर है। किसी को आउट पेशेंट चाहिए, थेरेपी चाहिए, किसी को मे बी PHP टाइप, उसको हर दिन 4 घंटे जाकर इंटेंसिव थेरेपी कर कर वापस आना है, उस टाइप का ट्रीटमेंट है। या किसी को इन पेशेंट चाहिए, तो टर्शियरी लेवल ऑफ साइकाइट्रिक केयर हमारे पास रांची में यही मौजूद है। प्लस गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज।